बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने देख लिया था कि आपका अगर रनिंग बैलेंस लेजर आपको बनाना हो तो आप उसको किस तरह से बनाते हैं, राइट। इसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको एक होम असाइनमेंट बेसिकली मैंने दिया था, और वो आपको करना क्या था, एग्जैक्टली वही वाला क्वेश्चन है, इजाज वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको अब आपने क्या करना है, टी अकाउंट्स उसके प्रिपेयर करने थे, राइट। मोहसिन, ये किया आपने? बिल्कुल एग्जैक्टली वही। अब मैंने रनिंग बैलेंस लेजर्स के अलावा के बजाय मैंने अब उसको क्या कर दिया, टी अकाउंट बना लिया, राइट। चलें, आई होप ये किया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं आपके सामने चले, जबरदस्त। अभी मुझे बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना था कि नेचर के बारे में, ठीक है। डिफरेंट जो लेजर्स होते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं, उनकी नेचर के बारे में हमने डिस्कशन करनी थी। तो ये आपके सामने खुला हुआ है, ये हमने कल जो है ये काम कर लिया था, राइट। ये इजाज वाला क्वेश्चन है, इसके हमने रनिंग बैलेंस लेजर्स बनाए थे। हमने ये देखा था कि अगर लेजर गिवन होगा तो हम उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर हमने ये देखा था कि इसके आगे बैलेंस का कॉलम बेसिकली क्या हो रहा होगा। आपने पिछली सारी ट्रांजैक्शंस का इस लेवल तक सारी ट्रांजैक्शन का आपने क्या करना है, इफेक्ट लेना है, राइट। कि आपके पास 5 लाख रुपए बैंक में आए और 20,000 चले गए, बच कितने गए, 4,80,000 पे। इस वाले लेवल पे 50,000 का एक और इफेक्ट ले लेना है कि अब कितने पैसे पड़े हुए, अब कितने पड़े हुए, राइट। और फिर हमने ये चीज देखी कि बैलेंस का फिर नेचर हम किस तरह से बताएंगे। बैलेंस का नेचर इस तरह से बताएंगे कि जी बैंक बैलेंस में फॉर एग्जांपल इस लेवल तक क्या, कौन सा कॉलम ज्यादा, अभी टोटल किस कॉलम का ज्यादा है। तो अगर मैं इस लेवल पे देखूं 3 जनवरी के आखिर पे, अगर मैं देखूं तो 4,80,000 रुपीज पड़े हुए हैं, राइट। और जब मैं इस लेवल पे देखती हूँ तो मेरे पास टोटल डेबिट कॉलम में 5 लाख आ रहे हैं और क्रेडिट कॉलम में 20,000 आ रहे हैं, राइट। तो 4,80,000 का बैलेंस फिर डेबिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आप इस तरह से समझ सकते हो। थोड़ा सा इसकी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको भी दे देती हूँ, ठीक है। और जो चीजें थोड़ी बहुत याद करने वाली हैं। दूसरा फिर आपके पास इस तरह ये कैपिटल आ गया। अब कैपिटल में ऑब्वियस एक ही बैलेंस है आपके पास, और कैपिटल का बैलेंस आपका 5 लाख का क्रेडिट ही होगा, और उसका रीजन यही है कि जी हम लोग के क्रेडिट कॉलम में ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर फर्नीचर परचेजेस, अकाउंट्स पेबल, सेल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैश में भी यही करेंगे। तो बैलेंस के कॉलम में बस हमें ख्याल इस बात का करना है कि जैसे 2 3 4 ट्रांजैक्शंस आप पोस्ट करते जाओ तो बैलेंस का कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, राइट। आपने उसमें वो फिगर ऐड करनी है, लेस करनी है। उसका फिर रूल क्या है, उसका रूल ये है कि अगर यहाँ पे एक लाइन पहले आपका बैलेंस है डेबिट, और आप अगली ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट माइनस होंगे, राइट। और फिर आंसर आप यहाँ लिख दोगे। अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस है 60,000 और इसमें अगली ट्रांजैक्शन में दोबारा से डेबिट हो रहा होता तो हम क्या करते, ऐड करते। लाइकवाइज अगर यहाँ पे आपके पास होता क्रेडिट बैलेंस, और इस 60,000 क्रेडिट में आप 5,000 क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, राइट। क्रेडिट क्रेडिट आपका ऐड हो जाएगा, राइट। तो खैर ये तो भी हम इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि आपका कैश का अकाउंट है, तो उसको मैंने दोबारा से वो कर दिया, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस। अब हम आते हैं इसके टी अकाउंट्स में। मोहसिन इसको चेक कर ले। चेक कैसे करेंगे, आपके बैलेंसेस जो है ना वो एग्जैक्टली सेम आने चाहिए जो आपने रनिंग बैलेंस लेजर में बनाया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। लेकिन अब इसमें हमने लेजर्स वगैरह कहाँ लिखने हैं, उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। टाइटल ऑफ द अकाउंट में उसी तरीके से टाइटल का आपने लेजर लिखना, कोड लिखना है। फिर इस तरह से आपने पर्टिकुलर्स में जो चीज लिखी उसके आगे लेजर कोड का कॉलम डाला और 5 लाख रुपीज। तो एग्जैक्टली वही काम हमने किया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 12 इसका कोड है, और आपने यहाँ पे इसको कैपिटल 12 इसका कोड और 5 लाख डेबिट करते हुए दिखा देना है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इसमें यह है कि नंबर 1 तो ये है आपके पास डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों क्या है आपके पास, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स हैं, दे आर नॉट कॉलम्स। साइड्स हैं ये, कॉलम्स नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है कि इसमें आपने साल के आखिर में, महीने के आखिर में, पीरियड के आखिर में, जो भी आपका पीरियड चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर मंथली हम पढ़ते हैं, आप हर मंथ के एंड पे आपको क्लोजिंग करनी होती है, तो उसमें फिर ये है कि आप एक ही बैलेंस निकालेंगे और वो निकलेगा आपके महीने की आखिरी तारीख पे, ठीक है। आप जरा यहाँ पे देख लें। उस्मान, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया टी अकाउंट्स वाला? यही मैंने आपको कहा था कि यही इजाज वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अब टी अकाउंट्स के फॉर्म में करना है। आपने होमवर्क किया पिछला भी जो आप मिस कर चुके हैं?
चलें ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं भी बता देती हूँ। टी अकाउंट्स में आप कह रहे हो, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। उस्मान आप पहले कंफर्म कर दो आपने ये कर लिया है। वही इजाज वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको उसके साथ मैंने क्या बना दिया, उसके टी अकाउंट्स भी बना लिए और अब हम उसको देख रहे हैं। अच्छा चलें, जनवरी 12 पे क्या हो रहा था आपके पास? जनवरी 12 में पेड सलमान ₹50,000 थ्रू चेक एंड 5,000 थ्रू कैश, राइट? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आइटम्स इन्वॉल्व नहीं है, टोटल 3 आइटम्स इन्वॉल्व है। एक तो सलमान हो गया अकाउंट्स पेबल, एक बैंक हो गया और एक कैश हो गया। अब रनिंग बैलेंस लेजर्स में हमने इसको किस तरह से प्रेजेंट किया था? हमने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया था, आपने जो डबल एंट्री लिखी तो आपने डबल एंट्री कुछ इस तरह से लिखी, अकाउंट पेबल आपका डेबिट होगा कितने से? 55,000 से, और क्रेडिट आपके पास उसके अगेंस्ट 2 आ रहे हैं, बैंक आ रहा है और कैश आ रहा है, राइट? तो जब हम इसको लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हमें क्या लिखना होता है? अगर हम अकाउंट्स पेबल की बात करें तो अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में आपने रेफरेंस देना होता है ऑपोजिट आइटम्स का, राइट? अब अकाउंट्स पेबल के ऑपोजिट तो 2 आइटम्स आ रहे हैं, तो हमने रनिंग बैलेंस लेजर में क्या किया था? इसको इस तरह से अलग अलग प्रेजेंट कर दिया था। ये बात क्लियर है मोहसिन? है ना? रनिंग बैलेंस लेजर में हमने एक डेट डाली 12 जनवरी, बैंक लिखा, उसकी अगली लाइन में कैश लिखा, क्योंकि दोनों सेपरेट आइटम्स हैं। तो हमने क्या किया, अपनी आसानी के लिए हमने इसको सेपरेटली प्रेजेंट कर दिया, 50,000 और 5,000। लेकिन ठीक है, बैंक के अलग अकाउंट में और कैश के अलग अकाउंट में तो फिर उसके अगेंस्ट तो एक ही आइटम आ रहा है, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? पर्टिकुलर्स में लिखने वाला, बैंक के अगेंस्ट भी सिर्फ अकाउंट्स पेबल है, कैश के अगेंस्ट भी सिर्फ अकाउंट्स पेबल है। मसला ये आ रहा है कि अब अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट 2 आइटम्स हैं, तो रनिंग बैलेंस लेजर में हमने इस तरह दिखा दिया और टी अकाउंट में भी हमने इसी तरह दिखाना है। यहाँ पे ये देख लें, अकाउंट्स पेबल ने डेबिट होना था 12 जनवरी को, लायबिलिटी आपकी कम होनी थी, राइट? एक बैंक से एक कैश से, एग्जैक्टली उसी तरह मैंने लिख दिया। और ये मुझे किस तरह पता चला कि एक ही डेट पे हमने ये सेम ही ट्रांजैक्शन है, आपने एक ही टाइम पे ये पेमेंट कर दी? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैश से पहले कोई डेट नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है? इस सिनेरियो में कौन सी डेट एप्लीकेबल है? ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये 12 जनवरी की ही ट्रांजैक्शन है, राइट? तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हो। क्लियर होगी बात मोहसिन? ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, पहली चीज तो ये, हमने टी अकाउंट्स और रनिंग बैलेंस लेजर सेम ट्रांजैक्शंस के बनाए हैं, राइट? 2 बिल्कुल सेपरेट ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेट आंसर आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन हमारा मेन कंसर्न है कि हमें ये पता लग जाए कि मंथ एंड पे क्या पोजीशन है, ठीक है? समरी एक हम बना सके, हम उससे रिपोर्टिंग कर सकें। अब जाहिर सी बात है, महीने में 30 दिन है, अब आप 30 दिन को इंडिविजुअली असेस नहीं कर सकते। इस तरह अगर करने पे आए तो 360 डेज हैं, 360 डेज एक दिन को उठा के हम देखेंगे कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना कैश पड़ा था उस दिन, कितना नहीं पड़ा था, नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको अकाउंटिंग के स्टेप्स में बताया था कि हम रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं एंड वी एंड अप एट समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, राइट? तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने चीजों को समराइज करना है इस तरीके से कि फिर आप उनको इंटरप्रेट कर सको, राइट? तो आपने करना क्या होता है, पूरे महीने की कारकर्दगी, पूरे महीने की फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब महीने में है 30 डेज, अब 30 डेज को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो एक फिगर में आपको इसकी पोजीशन पता लग जाए। देखें, मैं महीने के आखिर में खड़ी हुई हूँ, आप खुद इमेजिन सोचें, अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप पिछले 30 दिनों में जो हुआ सो हुआ, आप क्या करेंगे? नॉर्मली इसी तरह से होता है कि महीने के आखिर पे ओनर आता है बिजनेस में और वो अपने अकाउंटेंट को बोलता है, लाओ दिखाओ मुझे क्या पोजीशन है चीजों की, राइट? तो उसका क्या कंसर्न है? उसका ये कंसर्न है कि मुझे आज के दिन की इंफॉर्मेशन मिल जाए, समरी मिल जाए मुझे, ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर मैं ये देखूं कि पिछले महीने में हमने क्या क्या काम किया। तो हमें किस चीज से कंसर्न है? हमें कंसर्न होता है बैलेंस कैरेट डाउन से। ये बैलेंस कैरेट डाउन हर लेजर में ऐसा होता है कि यह आपको आइडिया दे देता है कि इस पिछले महीने में क्या हुआ, राइट? अब जिस तरह ये बैंक है,
अब आज के दिन ये तो सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, राइट। अगर मैं एक ओनर हूं और मैं 31 जनवरी पे आ रही हूँ और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि भाई क्या पोजीशन है, तो मेरा ये कोई कंसर्न नहीं होगा कि कल के दिन क्या बैलेंस था, परसों के दिन क्या बैलेंस था, महीने के बीच में क्या बैलेंस था। मेरा कंसर्न क्या, मुझे आज का बैलेंस बता दो, राइट। तो ये क्या है, बैंक में आपको फिर पता लग जाएगा कि जी 4,25,000। ये बात मैंने कल डिस्कस कर ली थी कि रनिंग बैलेंस लेजर में आप कहीं पे बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखते। यस, बैलेंस कैरेट डाउन मींस रिमेनिंग एंड इट मींस अनदर थिंग जो कि मैं अभी आपको सेल्स और परचेजेस के केस में बताऊंगी, एक्सपेंसेस और इनकम के केस में, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में यस इट मींस रिमेनिंग, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये चार आइटम्स ऐसे हैं जिनके बारे में बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब है रिमेनिंग, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बैंक में आपके पास आ गया कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 4,25,000। और ये बात याद रखिएगा, रनिंग बैलेंस लेजर में बैलेंस कैरेट डाउन का टाइटल कहीं पे भी नहीं आएगा, पर्टिकुलर्स में कहीं पे भी नहीं आएगा। जो सबसे आखिरी बैलेंस होगा आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद, वही आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस कैरेट डाउन बन जाता है, राइट। तो आपका ये जो 25 जनवरी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। 25 जनवरी वाला बैलेंस बेसिकली कैरी फॉरवर्ड आपका, मतलब 4 दिन तक तो सेम ही रह रहा है ना, क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जो बैलेंस 25 जनवरी को था वही बैलेंस कितना है, कब है, 31 जनवरी को भी है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बैलेंस कैरेट डाउन पर्टिकुलर्स में कहीं नहीं आएगा रनिंग बैलेंस लेजर में। जो सबसे आखिरी बैलेंस होगा सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग के बाद, वही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, राइट। इसी तरह कैपिटल में क्या है, 1 जनवरी एक ही ट्रांजैक्शन थी, 1 जनवरी के आखिर में कितना कैपिटल में बैलेंस पड़ा हुआ था, 5 लाख क्रेडिट। तो मैं 1 जनवरी के आखिर में भी यही बात बोलूंगी और 31 जनवरी के आखिर में भी यही बात बोलूंगी कि मैंने बीइंग एन ओनर 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। इज दैट राइट? है ना। तो 31 जनवरी में भी मेरे यही बैलेंसेस हैं। फिर इधर आ जाए अकाउंट्स पेबल में, ये 20,000 का बैलेंस क्या है, 20,000 का बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 31 जनवरी को अब मुझे कितना पैसा देना है सलमान को, राइट। 20,000 का बैलेंस खड़ा हुआ है अभी भी, राइट। अभी हम इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखें एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स के केस में यस यू कैन से कि बैलेंस कैरेट डाउन रिप्रेजेंट्स द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। सेल्स के केस में ये 60,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए सेल्स के केस में हम ये टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते रिमेनिंग अमाउंट। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, सेल्स 60,000 की ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जनवरी के महीने में हमने टोटल सेल्स कितनी की है, ठीक है। क्योंकि देखो सेल्स मतलब कुछ चीज पड़ी भी तो नहीं है ना, जिस तरह सलमान का बैलेंस खड़ा हुआ है, लाइक यू नो यू हैव टू पे इट। लेकिन ये सेल्स का बैलेंस क्या है, सेल्स का बैलेंस रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। तो अगर इसमें 60,000 के अलावा फॉर एग्जाम्पल एक और सेल भी हुई होती, 10,000 की क्रेडिट होता, टोटल बैलेंस कितना आ जाता, 70,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20th जनवरी को हमने कैश से एक और सेल की, राइट। तो अब मैं क्या कहूंगी, मैं 31 जनवरी पे खड़े होके कहूंगी कि मैंने जो टोटल सेल्स की हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो कितनी की हैं, 70,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस के केस में आप ये नहीं कहते हो कि रिमेनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस है, 7,000 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और होता 500 का आपने एक और टेलीफोन एक्सपेंस इनकर किया होता तो टोटल बैलेंस कितना आ जाता है, 7,500। तो ये 7,500 क्या रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ 7,500 के टोटल टेलीफोन एक्सपेंस इनकर किए, ठीक है। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस में रिमेनिंग बैलेंस हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी आगे जाके। अब हम आते हैं इन्हीं के टी अकाउंट्स पे, राइट। अब इन्हीं के टी अकाउंट्स पे आते हैं तो नंबर 1 तो ये है कि हमारा जो रनिंग बैलेंस लेजर में जो आखिरी बैलेंस है वो और टी अकाउंट का बैलेंस कैरेट डाउन एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 डिफरेंट तरीके हैं प्रेजेंट करने के, राइट। तो आप यहाँ पे देखते हैं, अब ये जरा गौर से बात सुने, ये थोड़ी अब नई बात है। अब हम समझते हैं लॉजिक क्या है चीजों की, ठीक है। 5 लाख आपके पास टोटल बैंक में आया, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और 20,000 खर्चा हुआ, 50,000 खर्चा हुआ, 5,000 की ड्रॉइंग्स हुई, राइट।
और अल्टीमेटली महीने के आखिर में आपके पास बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 4,25,000। अब यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कहना आसान था, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सब चीजें कि अच्छा जी डेबिट कॉलम में ज्यादा बैलेंस है, क्रेडिट कॉलम में कम है, तो अल्टीमेट जो आपका बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरह से कहेंगे, यहाँ के लिए आप अपने पास ये लिख लें, रूल लिख लें, if balance carried down बैलेंस की नेचर पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, सेम ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ बैलेंस कैरिड डाउन इज ऑन क्रेडिट साइड पे आ रहा है, राइट, इट विल बी कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा। इफ बैलेंस कैरिड डाउन is on debit side, it will be called credit balance, ठीक है। ऑपोजिट है, बैलेंस कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड पे है तो उसको क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस, और अगर बैलेंस कैरी डाउन किधर है, डेबिट साइड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अब इसका जरा लॉजिक सुनने, वही वाली चीज है, जब हमने बैलेंस कैरी डाउन की कैलकुलेशन की थी तो हमने बैलेंस कैरी डाउन को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा था, क्योंकि ये फिगर कैलकुलेट करने से पहले जब हमने टोटलिंग की तो हमें पता चला कि डेबिट साइड ज्यादा है, राइट, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो हमने क्या किया था, जितना डिफरेंस का अमाउंट था 4,25,000, हमने वो शॉर्टफॉल वाली जगह पे लिख दी थी। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग करने से पहले डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था। तो जब हम रनिंग बैलेंस लेजर में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो हम अल्टीमेट बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये कौन सा बैलेंस है, इसके आगे हम डीआर या सीआर नहीं लिखते, वो बैलेंस कैरी डाउन की पोजीशन जो है वो खुद ही बता देती है कि भाई ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन टी अकाउंट में जब लिखेंगे तो इसके आगे जिस तरह हमने बैलेंस के आगे डीआर लिखा था या सीआर लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन की जो पोजीशन है दैट इटसेल्फ इंप्लाइज व्हाट काइंड ऑफ अ बैलेंस इट इज दैट क्लियर उस्मान और मोहसिन? जी मोहसिन, उस्मान क्लियर है? उस्मान आपको भी? अच्छा, उस्मान का मेरे ख्याल से इश्यूज आ रहे हैं नेटवर्क के, बार बार ऑफलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हमने बैलेंस करने की जब बारी आई थी तो हमने देखा था कि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, डेबिट साइड पे जीरो बैलेंस है, यानी कि वो कम है। तो क्या है आपका, क्या सबकत ले गया, क्रेडिट साइड आपकी सबकत ले गई। एज ए रिजल्ट जो रिजल्टिंग बैलेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। अब यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लें, यहाँ पे एक और चीज नोट करें, अब ये एक शॉर्टकट है, एक टिप है। जनरली यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसीलिए मैं ये जनरली लिखवा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये 100% अप्लाई हो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। जनरली जितने भी एसेट अकाउंट होते हैं उनका जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, वो क्या होता है, डेबिट, ठीक है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन होता है एसेट, एसेट उनका बैलेंस कैरी डाउन होता है डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका भी डेबिट बैलेंस होता है, और जितनी भी ड्रॉइंग्स होती हैं उनका भी डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लायबिलिटी अकाउंट है उसका जो कैरी डाउन होगा उसका नेचर होगा बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल ये भी क्रेडिट होता है, और आखिरी क्या रह गया, इनकम, ये भी क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डेबिट वाले 3 आइटम्स हैं, क्रेडिट वाले भी 3 आइटम्स हैं। अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताएं, फर्नीचर, फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है, नॉन करंट एसेट है, इट वुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट।
यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है इसकी बिजनेस के लिए, तो क्या होगा 20,000 का बैलेंस कैरी डाउन पोजीशन में तो आपको कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, आपने देखना है कि शॉर्टफॉल का है, वहां पे फिगर लिख दी। फिर जब सोचने वाली बारी आई कि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको ये पता है कि एसेट है, एसेट नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है। आप इसको चेक भी कर लो, बैलेंस कैरी डाउन इज अपेयरिंग ऑन दी क्रेडिट साइड, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। सिमिलरली परचेजेस पे आ गए, परचेजेस क्या होता है आपका, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, राइट, एक्सपेंडिचर है ये आपका, एक्सपेंस है, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर्स भी 2 किस्मों के होते हैं, राइट। अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस का ऊपर आके देखें, एक्सपेंस का नेचर क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, यानी कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अकाउंट्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्या होना चाहिए, कैरेट डाउन का क्रेडिट नेचर होना चाहिए, यानी कि अकाउंट्स पेबल का बैलेंस कैरेट डाउन आएगा डेबिट साइड पे। बैलेंस कैरेट डाउन सही से नोट करें, क्योंकि बैलेंसेस भी आपके पास 2 किस्मों के होते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोनों का पोजीशन वगैरह डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, बैलेंस कैरेट डाउन, देखो पहले स्टेप पे आप ये नहीं देखते हो कि और इसका बैलेंस की नेचर क्या है, पहले आप कैलकुलेशन करते हो, उसमें तो ऑटोमेटिकली जो जिस जगह पे आप शॉर्टफॉल आएगी वो आपने वहां पे फिगर लिख देनी है, और फिर आपने ये डिटरमिन करना है कि अच्छा अब इसका नेचर क्या है। अगर वो बैलेंस कैरेट डाउन आएगा डेबिट साइड पे तो वो क्रेडिट नेचर है, और आप उसको चेक भी कर लो कि अच्छा लायबिलिटी है ना, ये क्रेडिट ही होना चाहिए था। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास कोई एसेट अकाउंट है तो उसका बैलेंस कैरेट डाउन का नेचर आपका आंसर आना चाहिए डेबिट, ठीक है। तो पहले आपने काम क्या करना है, आपने पहले नेचर नहीं डिटरमिन करनी है, फिर बाद में वहां पे जाके बैलेंस कैरेट डाउन लिखना है, नहीं, आपने पहले बैलेंस कैरेट डाउन की कैलकुलेशन करनी है, देखना है कि शॉर्टफॉल कहां पर है, ठीक है। वहां पे आपने फिगर बस लिख दी आंखें बंद करके, बस कैलकुलेशन की जहां भी आंसर आ रहा है, फिर आपने देखा कि अच्छा ये इसका नेचर क्या होगा, फिर अगर तो वो डेबिट साइड पर है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर वो क्रेडिट साइड पर है तो डेबिट बैलेंस, और फिर आप अपने आंसर को चेक इस तरह से कर सकते हो कि आपने कैलकुलेशन ठीक की भी है या नहीं की। फर्नीचर फॉर एग्जांपल, फर्नीचर में आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आया किधर, डेबिट साइड पे फॉर एग्जांपल, पॉसिबल है, लेकिन वो एडवांस आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इस लेवल पे इनसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, ठीक है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ आई गेस, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ आपने इन आइटम से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना इस रूल से, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग में, और आगे जाके जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसमें आपने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। फिर आगे जाके हम इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट्स में ऐसे सिनेरियोस पढ़ेंगे, राइट। अक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स में ऐसा आएगा कि एक्सपेंस का जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे उसको। चलें जी, ठीक है, क्लियर है बात। एक्सपेंस का नहीं, सॉरी आई मेंट के किसी रिसीवेबल का आपका क्रेडिट बैलेंस भी आ रहा है, एसेट का, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आपने इन रूल से कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। क्लियर हो गई बात मोहसिन। अब इसकी जरूरत क्या है, सवाल ये आता है कि हमें इतना दिमाग खपाने की जरूरत क्या है कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बस हो गया तो हो गया। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला स्टेप। हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन कोई इनकर होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं, जनरल जर्नल में, ठीक है। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, और पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, आपके पास 2 किस्मों के लेजर्स मौजूद हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को 2 और क्वेश्चंस मेल कर दूंगी, ठीक है, सेंड कर, मतलब लिंक पे मैं अपलोड कर दूंगी। पैक के क्वेश्चन बैंक के हैं C4 और C5, या मेरे ख्याल से C3 और C4 है, ठीक है, C3 है और C4 है, उसमें प्रैक्टिस है बेसिकली, ठीक है, रनिंग बैलेंस लेजर और टी अकाउंट्स की प्रिपरेशन की। तो वो फिर आपने करना है ताकि अगर इश्यूज हो तो फिर हम उनको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इधर तक क्लियर है सारी बात, बनाने की दोबारा जरूरत तो नहीं है। मैं इस तरह होमवर्क में देती रहूंगी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती है, तो होमवर्क आपने करना है, ठीक है। फिर पोस्टिंग करने के बाद आपके पास मैं एक और स्टेप बना देती हूँ कि फिर क्या है, लेजर्स की क्लोजिंग, ठीक है। लेजर्स की क्लोजिंग करने के बाद आपके पास क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन।
फिर आपके पास आता है एक, आपने अब क्या करना है, अब देखें यहाँ पे तो इत्तेफाक से एक क्वेश्चन इतना छोटा सा है। अगर आप वो C7 और C8 जो मैंने, C6 और C7 जो मैंने अपलोड किया था, अगर उसके अकाउंट्स बनाना शुरू कर दें तो वो तो मेरे हाथ से 18-19 है, राइट, इन एवरी क्वेश्चन। इसमें तो फिर भी 9 है सिर्फ। अब सिचुएशन क्या आता है, अब आपके पास बिजनेस जितना बड़ा होता जाएगा, जितने ऑपरेशंस उसके ज्यादा होंगे, उतने लेजर्स भी जाहिर सी बातें होंगे, उतनी ट्रांजैक्शंस भी होंगी, राइट। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जनवरी 31 को आई एम दी ओनर और मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया था जिसने ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है, मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, मैं सोल ट्रेडर हूँ, लेकिन मैंने एक अकाउंटेंट को हायर किया हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, राइट। तो अब जब वो मेरे सामने ये सारे टी अकाउंट्स, अब मैं चाह रही हूँ कि जी मुझे समरी पता लग जाए, किसी तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हो जाए आज के दिन, राइट। अगर वो अकाउंटेंट मेरे सामने ये सारे टी अकाउंट्स ला के रख देगा तो मैं तो हो जाऊंगी कंफ्यूज, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सारे टी अकाउंट्स घिच पिच है, राइट। कभी कैश का आ रहा है, कभी कैपिटल का आ रहा है, इस तरह से, और मैं फिर क्या देखूं, मतलब इसमें मैं ये तो मेरे पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। एक टी अकाउंट हो सकता है 2 पेजेस पे एक्सटेंड करे, राइट। तो अब वो 2 पेजेस पे एक्सटेंड कर रहा है एंड देयर आर सो मेनी टी अकाउंट्स, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को डिटेक्ट इंटरप्रेट करना, चीजों को मतलब उसमें कोई समरी निकालना, राइट। तो फिर समरी के लिए आप पहला काम क्या करते हो, समराइज करने के लिए सबसे पहला काम करते हो ट्रायल बैलेंस का बनाना, राइट, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो आप इधर नोट कर लें। आपके पास सबसे पहले ऑब्वियसली क्या ना आएगा, नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर आपके पास स्टेटमेंट है, ये ट्रायल बैलेंस बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एज ऑन या फॉर द पीरियड, कोई भी इस्तेमाल इसमें हो सकता है, और इधर आपकी डेट आ जाती है। अच्छा, फिर आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे आपके पास डेट का कोई कॉलम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डेट यहाँ पर आ गई, ठीक है, डेट ऊपर आ गई। पर्टिकुलर्स आ गया। अगर आपके पास क्वेश्चन में लेजर कोड्स गिवन है तो आपने अगला लेजर कोड का कॉलम डालना है। फिर आपके पास आता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, हेडिंग्स आ गई, ठीक है। ये आपके पास हेडिंग्स आ गई और ये आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, इनको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अपनी सिचुएशन में बना सकते हैं। नेम ऑफ द बिजनेस, किस बिजनेस का है ये आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा। हम क्या लिखते हैं, सोल प्रोपराइटर का ही नाम लिख देते हैं, एजाज, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया एजाज। फिर बारी आती है एज ऑन की, आपको अपडेट बतानी है। तो ये काम हम कब करते हैं, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन होती है क्लोजिंग के बाद, यानी कि कौन सी डेट पे हो रहा होगा, 31 जनवरी, यानी कि लास्ट डेट ऑफ द मंथ। क्लोजिंग के टाइम पे आपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। पहले आपने कैरेट डाउन्स निकाले और फिर आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन की। तो हमारी सिचुएशन में ये क्या होगा, 30 जनवरी, अब हमें ईयर नहीं पता तो 20XX लिख दिया हमने, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में अब आपने करना ये है कि एक एक करके ऑर्डर को ना भी इसमें कंसिडर करें, ठीक है। ऑर्डर इन द सेंस के ये सारे एसेट्स को इकट्ठा लिखना है या सारी लायबिलिटीज को नहीं, जिस तरह से आपने टी अकाउंट बनाए हैं उसी ऑर्डर में उठा के आपने क्या लिखा, सबसे पहले आ गया आपके पास बैंक, ठीक है। बैंक का लेजर कोड क्या था, बैंक का लेजर कोड था 01, ठीक है। बैंक का लेजर कोड आपके पास था 01। अब इसके आगे आपने क्या करना है, अब आप आ जाएंगे बैंक के टी अकाउंट में। बैंक के टी अकाउंट में आपके पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, ठीक है। जी, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने बैंक के लेजर में पहले आपने बैंक का टाइटल लिखा,
बैंक का लेजर कोड लिख दिया। और अब आपने ये देखना है कि बैंक के लेजर में क्या बैलेंस आ रहा है, भले रनिंग बैलेंस लेजर पिक करें, भले टी अकाउंट पिक करें, फिगर सेम आ रही है, नेचर भी इसकी सेम है, राइट। 4,25,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में, और अब आपको ये देखना है कि अब इस बैलेंस का नेचर क्या है। तो इसका क्या है, वेरी गुड, डेबिट बैलेंस है। तो आपने क्या लिखना है, 4,25,000 को डेबिट कॉलम में लिख देना है और क्रेडिट कॉलम में नहीं लिखना, जीरो आएगा इधर, ठीक है, लिखना ही नहीं है कुछ। तो एक आपके पास किसी भी एक लेजर का बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, राइट। तो आपने ये भी बिल्कुल अभी लेमैन उसमें हम लोग बड़े बेसिक स्टेप पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ना है, या तो किसी एक लेजर में डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। हो सकता है दोनों बैलेंसेस भी हो, वो हम कंट्रोल अकाउंट्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सारे जो एडवांस रूल्स हैं उनको हम नहीं कंसिडर कर रहे, सही है। अच्छा जी, फिर आगे बताएं। एक सेकेंड में जरा बैटरी जी। अगला आपके पास क्या था, अगला आपके पास लेजर था कैपिटल का, राइट। अब कैपिटल में क्या हो रहा है, कैपिटल का लेजर है 12। आपने पहले पर्टिकुलर्स में इसका नाम लिखा, टाइटल लिखा इसका, लेजर कोड में आपके पास आ गया 12 कैपिटल के अकाउंट का लेजर कोड। और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो बैलेंस आ रहा है, भले टी अकाउंट में भले इधर, क्या कौन सा लेजर कोड अमाउंट आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, और इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो आपने 5 लाख को उठा के क्रेडिट बैलेंस में डाल दिया, ठीक है। यहां से बैलेंस कैरी डाउन पिक किया और यहां से सबसे आखिरी बैलेंस। फिर आगे आ रहा है आपके पास फर्नीचर, फर्नीचर का इधर भी 20,000 है, इधर भी आपके पास 20,000 है, और दोनों डेबिट बैलेंसेस हैं। तो आपने यहाँ पे टाइटल लिखा, चले अब आप बनाए उसको अपने पास, फिर आखिर में कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलें जी, हो गया। तो आपने क्या किया, आपने सारे बैलेंस कैरी डाउन को या रनिंग बैलेंस लेजर के आखिरी बैलेंसेस को हर लेजर में से पिक किया, और आपने ये देखा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो आपके पास यही सिचुएशन हो रही है मोहसिन, चेक कर ले इसको। चलें, अब ट्रायल बैलेंस की हम एक इम्पोर्टेंट यूज को देख लेते हैं। चलें ठीक है, टोटल भी इसका पार्ट है, ठीक है, मैं उसके ऊपर अभी आ रही हूँ। ट्रायल बैलेंस का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक जगह पे, ये इनको कहते हैं लिस्टिंग करना, ठीक है, कि आपके जो बैलेंसेस हैं उनकी जो अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस की क्या ये लिस्ट है ना,
कि आज की डेट पे यानी कि जिस किसी भी दिन ये ट्रायल बैलेंस निकाला जा सकता है। ऐसे वैसे ये महीने के आखिर में नहीं होता। मैं चाहूं तो किसी महीने के बीच में 15 जनवरी को भी मैं अपने अकाउंटेंट को बोल सकती हूँ जरा मुझे आज के दिन का ट्रायल बैलेंस निकाल के दो, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आप किसी भी दिन का एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप किसी भी दिन क्या करो, बैलेंस कैरी डाउन, उस टाइम तक का बैलेंस पिक करो और आप उसको बना लो। ये तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर डेट पे, ये जो है इस पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास जो जितने भी लेजर्स हैं उनकी लिस्ट क्या है, बैलेंसेस की लिस्ट बेसिकली आपको बता देता है। एक तो इसका पर्पस ये है कि मुझे एक ही पेज पे सारे टी अकाउंट्स का, सारे रनिंग बैलेंस लेजर्स का बैलेंस पता लग जाता है। इसका एक और पर्पस भी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मेट का हिस्सा है। आपको सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी होती, आपको क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स के टोटल भी करने होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। और वो क्या है, हमने ये चीज पढ़ी है डबल एंट्री में। हमें अब हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। डबल एंट्री जर्नल, डबल एंट्री बुक कीपिंग बेसिकली होती ये है कि आपने एक काम में अगर कोई चीज को डेबिट किया तो उतना ही अमाउंट आपने क्रेडिट भी करना हो, राइट। हर ट्रांजैक्शन में आपने ये करना है। और अब आपने ये ताहयात ही अपने पास एक रूल बना लेना है कि डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल क्रेडिट, राइट। तो अब ट्रायल बैलेंस में, अब जाहिर सी बात है अब आप टी अकाउंट्स में पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, हो सकता है आपसे कोई क्रेडिट एंट्री मिस हो जाए, ठीक है। अब ट्रायल टी अकाउंट्स तो आपने बना लिया, टी अकाउंट्स में जब आप बैलेंस निकालते हो तो आपको कोई हिंट नहीं देता कि आपने कुछ गड़बड़ की है, वो तो बस कैलकुलेशन है एक, राइट। अब क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए से कोई चीज डेबिट कर दी थी लेकिन 10 रुपए क्रेडिट नहीं किए थे, अब क्या होगा, अब आपने टी अकाउंट्स बना लिए, जब आप टी अकाउंट्स की लिस्टिंग करोगे तो क्या होगा, डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एरर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली ये तो नहीं शो करता, मतलब अगर आपने गड़बड़ बहुत ही कोई जबरदस्त लेवल पे की है, फॉर एग्जांपल इस तरह के हम एरर्स पढ़ेंगे आगे जाके, ऐसे भी एरर्स होते हैं कुछ जो कि ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करता। तो नहीं, इट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, एब्सोल्यूट आंसर ये नहीं देता कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो आप बड़े खुश हो जाओ कि भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की है। नहीं, this is not 100%, this does not give an absolute guarantee कि आपने सारा काम ठीक किया है। ऐसे काफी एरर्स हम इंशाल्लाह हमारे सिलेबस में ये है, करेक्शन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक है उसमें हम ऐसे एरर्स भी पढ़ेंगे जिसमें जो ट्रायल बैलेंस में ऐसे के बनाने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं होते, उसके बावजूद आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। ऐसे कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपका इक्वल ही आएंगे। तो ट्रायल बैलेंस एटलीस्ट जो बहुत बेसिक किस्म के एरर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो हमारा दिस इज द मेन पर्पस ना, दिस इज द मेन पर्पस कि अगर चलो ठीक है कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल नहीं आया, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो आपको तो फिर तो पक्की बात है ना कि आपने एरर किया, ठीक है। तो पर्पस इसका यही है कि एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत तो तसल्ली हो जाती है ना कि ठीक है मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, यानी कि मैंने मतलब अब वैसे तो एरर्स इंसान है, वो तो ऐसे एरर्स भी कर सकता है कि जो कभी भी आइडेंटिफाई ना हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली नथिंग इज एब्सोल्यूट इन अकाउंटिंग, आप बिल्कुल 100% तो कंट्रोल नहीं रख सकते सब चीजों पे। काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप अंदर घुसते हो तो फिर आपको पता लगता है कि मैंने ये भी गलत किया था, मैंने ये भी गलत किया था अकाउंटिंग में, राइट। काफी ऐसी चीजें होती हैं, आप आगे जाके प्रैक्टिकली जब आप इसको देखोगे, व्हेन यू विल बिकम एन ऑडिटर एंड देन लेटर व्हेन यू विल बिकम एन अकाउंटेंट किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, तो यू विल फाइंड आउट कि देयर आर सो मेनी एरर्स दैट आर, मतलब वो बस पिछले सालों में 50 साल पहले ऐसे एरर्स हुए थे अकाउंटिंग के जो कि अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, बिकॉज दे वर नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि काफी एरर्स आपके बस हो जाते हैं, बस गुजर जाते हैं, आपकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली नथिंग इज एब्सोल्यूट, लेकिन ट्रायल बैलेंस में एटलीस्ट अगर डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं आया तो वो तो एक पक्की इंडिकेशन है कि आपने अपनी पोस्टिंग में एरर किया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो और अगर आपका बैलेंस इक्वल आता है दोनों का तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो तसल्ली हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये आपका कहलाता है ट्रायल बैलेंस। और इसका एक और पर्पस क्या है, हमने दो पर्पसेस पढ़ लिए, एक तो आपका समरी हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब एक टाइप ऑफ अ समरी है ये। दूसरा क्या है, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन, बहुत बेसिक एरर्स की एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और तीसरा इसका क्या है, ट्रायल बैलेंस
will help in the preparation of financial statements. आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप इसी ट्रायल बैलेंस को देखते हुए बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपके कुछ छोटे मोटे यूजेस हैं ट्रायल बैलेंस के। अब हम कोई सवाल देख लेते हैं, ठीक है, मैं जरा डाउनलोड कर लूं, मैं आपके LMS पे भी अपलोड कर देती हूँ, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़े टाइम के लिए बंद कर रही हूँ। अच्छा, आज जो है ना वो क्लास में लूंगी तकरीबन 10:40 तक, सही है। बैंक है, ठीक है। जो आपका आईकैप का क्वेश्चन बैंक है उसमें जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर हैं नहीं, उसमें वैसे आपके वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस वाले भी हैं कि आप लेजर्स बनाओ, उसमें टर्म्स इस्तेमाल हुए हुए मेन लेजर जनरल लेजर के, तो वो अभी तक हमने नहीं पढ़े, वो हम इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट्स के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें इंशाल्लाह उसको टच करेंगे। तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपके सामने खोल देती हूँ कि किस तरह के उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो फिर हम ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप वहां से अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, बल्कि करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस अपनी करना शुरू कर दो। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के आखिर में या सैटरडे संडे को मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, ठीक है, तो वो आपकी तैयारी होनी चाहिए इसकी। अब जिस तरह ये है, पहला क्वेश्चन आपने छोड़ देना है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं किया, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स वाले वो आपने नहीं करने, ऑब्वियसली जो बाकी हैं वो आप देखोगे। जिस तरह भी ये है 4.2 है, ठीक है, 4.2 में क्या दिया हुआ इन्होंने, माशाल्लाह, चलें, दैट्स वेरी गुड। आप इंशाल्लाह आपने जो पहला मुझे टेस्ट अपना भेजा है, वेरी गुड जॉब, मैंने उसमें बल्कि आपको बात भी करनी थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं फुल मार्क्स आपको दूं, बट लेकिन थ्योरी के पेपर्स में सेल्डम फुल मार्क्स मिलते हैं, एक ना एक मार्क जो है वो कट जाता है। वेरी वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे से बहुत क्लैरिटी से आपने लिखा था, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आई होप कि आप अगले टेस्ट में भी इंशाल्लाह टॉप करोगे, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है यूज टी अकाउंट्स टू शो हाउ दीज ट्रांजैक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द मेन लेजर ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी। अब वो आगे आपको थोड़ा बता रहा है अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल पेबल्स एंड रिसीवेबल्स, ये भी तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो इससे परेशान ना होना, सिर्फ क्या बनाना है आपने, टी अकाउंट्स बना लेने, राइट। ये क्या बात हो रही है कि हम इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ते हुए बनाएंगे करेंगे। आप फिर उससे क्या बनाना है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो अब आप क्या करो, इसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर दो यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है आईकैप की वेबसाइट पे, 4.2 है, 4.3 है, फिर हाँ बस दैट्स इट, 4.2 और 4.3 ऐसे हैं जिसमें आपके टी अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, सही है जी, क्लियर है। तो वो आप करें, बाकी सारे जो है चैप्टर नंबर 4 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड है, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर C3 है और क्वेश्चन नंबर C4 है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें C4 में ये क्या कह रहा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन टी अकाउंट्स फॉर्म, ऑल्सो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आपने लेजर अकाउंट्स बनाने और उसने स्पेसिफाई कर दिया टी अकाउंट्स की फॉर्म में, राइट। अब सवाल इधर ये आता है कि इधर इन्होंने स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज पास करते थे जनरल जर्नल में, रिकॉर्डिंग में, राइट। इसमें ये डायरेक्टली आपकी पोस्टिंग की स्टेज पर आ गया है। इसमें रिक्वायरमेंट में क्या है, ये सिर्फ टी अकाउंट्स आपसे मांग रहा है, आपको जर्नल एंट्रीज नहीं मांग रहा, राइट। लेकिन आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, वर्किंग में जल्दी जल्दी क्या करना है, छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज पास कर दे, जिस तरह मैंने की थी ना एजाज वाले क्वेश्चन में, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स आप क्या करेंगे, आपने छोटी छोटी करके बिल्कुल फॉर्मेट को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें, नरेशंस नहीं लिखनी, राइट, हेडिंग्स नहीं डालनी, और आप अपनी आसानी के लिए हर ट्रांजैक्शन की क्या करें, पहले डबल एंट्रीज लिखें और फिर उसकी पोस्टिंग करें। इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद जब आपको काफी अकाउंटिंग पे काफी हद तक एटलीस्ट बेसिक्स, अकाउंटिंग के बेसिक्स पे काफी हद तक अबूर हासिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हैं
जर्नल एंट्रीज को, मतलब ट्रांजैक्शंस को आप अपने दिमाग में लेकर आए। अच्छा जी, क्या हो रहा है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद 5,50,000 इन द बैंक। तो अब आपको इतना आपको पता लग जाएगा कि कैपिटल इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक के टी अकाउंट में जाके डेबिट कर दो और कैपिटल के टी अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। आपको डेबिट और क्रेडिट करते हुए पहले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईकैप के एग्जाम से पहले आपको इंशाल्लाह इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आईकैप एग्जाम्स में भी अगर आपके पास टाइम कम है और ट्रांजैक्शंस फेयरली सिंपल हैं तो आप डायरेक्टली पोस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी गई तो आपने नहीं लिखनी। ठीक है, टाइम सेव करना है। अनलेस कि ऑब्वियसली आप स्टम्प्ड हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर बेहतर है कि आप लिख के करो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर C3 और C4। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो मैंने वैसे अपने रेगुलर के स्टूडेंट्स को उसमें दिया था, होमवर्क में दिया था, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा ये है कि मुझे थोड़ा क्लास में इस तरह से कराते हुए थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही कि आप लोग कर रहे हो, नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो वरना मैंने क्लास में इधर रेगुलर में काफी मैंने क्लास में इस तरह से प्रैक्टिस कराई थी कि मैंने बच्चों को दे के और मैं आई यूज टू रोम अराउंड और इस तरह से मैं उनको चेक करी थी। तो अगर तो आप चाह रहे हो तो ठीक है, ये कर लेते हैं। C3 और C3 या C4 अटेम्प्ट कर लें अभी, और फिर मैं सोल्यूशन आपके सामने खोल देती हूँ, आप चेक कर लो और आप मुझे बता दो किसमें इश्यू है। करना है ये C3 अभी। C3 की रिक्वायरमेंट में आ रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन रनिंग बैलेंस फॉर्म, और ट्रायल बैलेंस भी मांग रहा है। मतलब इट्स द सेम थिंग फॉर यू। मैं क्लास वर्क दूं या होमवर्क दूं, करना तो आपने घर पे ही है, राइट? और मेरे देखे बगैर करना है। तो अगर करना है अभी तो ठीक है, कर लेते हैं, वरना फिर आज इधर तक ही रखते हैं। कल फिर इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आ जाते हैं। और आज फिर जितना भी टाइम बचा है ट्रस्ट कर लूं, मतलब आई शुड ट्रस्ट कि आप कर रहे हो। चलो ठीक है, C3 फिर अभी करो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी सिखाना चाह रही हूँ कि आपने कितने टाइम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बल्कि अच्छा है अगर अभी हम कर लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे आप देखो आपके पास कितने मार्क्स एलोकेटेड हैं। हम C3 कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं उनके पास अभी टाइम है। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास होती है एंड वी स्टिल हैव हाफ एन आवर लेफ्ट। तो आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग ये पूरा भी आपने अटेम्प्ट करना है इसी तरीके से। गौर से सुनिएगा। AFC लेवल पे तो शायद आप लोगों को इस तरह से टाइम एलोकेशन का इतना आइडिया ना हो, क्योंकि उसमें तो इंटायरली स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है पेपर का। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आई होप यू ऑल नो बाय नाउ कि आपका जो पेपर होता है वो कितने घंटे का होता है। इट्स फॉर 3 आवर्स, राइट? तो अगर हम मिनट्स में बात करें तो आपके पास कितने मिनट्स हैं? 180 मिनट्स, राइट? तो हम अपने यहाँ पे एक असेसमेंट कर लेते हैं आपको, ताकि ये हर पेपर के लिए एप्लीकेबल है, इकोनॉमिक्स के लिए भी, बाकी जितने भी 3 घंटे वाले पेपर्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक जनरल चीज है। आपके पास 3 घंटे अवेलेबल होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको 15 मिनट्स का एडिशनल रीडिंग टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास 15 मिनट्स का एडिशनल रीडिंग टाइम है। तो टोटल आपके पास कितने टाइम अवेलेबल होता है? 3 आवर्स 15 मिनट्स। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इन 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम में आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा कि आप अपना पेन भी उठाएं। ठीक है, आप मार्क वगैरह कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वैसे वो इन्विजिलेटर उसको भी प्रेफर नहीं करते, अंडरलाइन वगैरह नहीं आप कर सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पेपर। ठीक है, तो इन 15 मिनट में आपने क्या करना होता है, पूरे सवाल को, पूरे पेपर को आपको स्टडी करना होता है। एटलीस्ट आप ये चीज तो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि अच्छा ये सवाल आसान है, मैं इसको पहले अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, ये क्वेश्चन मुश्किल है तो मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, राइट? और आप अपने दिमाग में हर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना लग जाता है कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। तो इसमें आप जितने भी माइंड मैप्स आपको बनाने होते हैं आप इन 15 मिनट में बना लेते हो, राइट? फिर आपका टाइम शुरू होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, जिसमें आपके पास टोटल कितने मिनट्स हैं? 180 मिनट्स हैं। कितने मार्क्स हैं आपके पास? हर पेपर में 100 मार्क्स होते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हर मार्क के लिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, तो वो है 1.8 मिनट पर मार्क। ठीक है, तो एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट है। अब यहां पर आ जाते हैं,
आपके पास टोटल इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए हुए? 10 मार्क्स राइट। तो टोटल आपने इस क्वेश्चन को टाइम कितना करना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 यानी कि 18 मिनट। तो ये सवाल आपका 18 मिनट से ज्यादा देर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने जल्दी जल्दी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, उसी में आपने 10 मिनट लगा दिए, वर्किंग थी वो, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, उसके मार्क्स होंगे ही नहीं। और अगर आपने 10 मिनट उस पर लगा दिए वर्किंग में, और मेन रिक्वायरमेंट क्या थी? लेजर अकाउंट बनाना था, ट्रायल बैलेंस बनाना था, गए काम से, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगी आगे जाके इंशाल्लाह। अभी तो आपका प्रैक्टिस का टाइम है, अभी तो आपने जितना टाइम लेना है प्ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह जनवरी दिसंबर में सब चीजों को टाइम करना शुरू कर देंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और भेजूंगी डबल एंट्री बुक कीपिंग में, जिसमें वो मैं ऑब्वियसली खुद तो नहीं कंडक्ट करवाऊंगी, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और मैं आप लोगों को कहूंगी कि यू नीड टू स्टार्ट टाइमिंग योरसेल्व्स नाउ। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक मैं आपको भेजूंगी, एक दफा टेस्ट हो जाए डबल एंट्री बुक कीपिंग का, सारी चीजें हमको क्लियर हो जाए। 4-5 सवाल है मेरे पास जो मैं रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट कराती हूँ, उसमें हम लोग, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल एग्जाम वाला, एग्जाम तो खैर वो नहीं होता, लेकिन मैं खड़ी भी होती हूँ नाइट टाइम एवरीथिंग राइट। और बच्चों को बोलती हूँ आपका टाइम अब शुरू हुआ और आपका टाइम अब खत्म हुआ, जितना भी हुआ है छोड़ दें, एंड देन वी डिस्कस द क्वेश्चंस। टाइमिंग्स के इश्यूज हैं, टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कितने मिनट है इसके लिए? 18 मिनट है, कर लेंगे। चाहे तो कोशिश करके डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स में भी पोस्टिंग करने की कोशिश करना शुरू कर दें, ठीक है। करते हैं मोहसिन अभी? सही है। अगर मैं बीच में क्लास को एंड भी कर दूंगी, ऑब्वियसली आपको बता के करूंगी, आपने कंटिन्यू करना है उसको, सही है। चले ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरी घड़ी में अभी 10:33 हो रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर C3 ये है, सारी ट्रांजैक्शंस जनवरी 31 तक एक स्क्रीन पे आ गई हैं, ठीक है। ये मैं अपलोड भी कर देती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको अपलोड कर दूं ताकि क्लास अगर हम एंड करते हैं तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलें जी, आप अभी चेक कर सकते हैं अपनी लिंक। मैंने ये वर्ड की फाइल अपलोड की है डबल एंट्री बुक कीपिंग पैक क्वेश्चंस के नाम से। इसको आप खोलेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर C3 आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। 10:34 हो रहे हैं, खोलिए आपने। जी मोहसिन, डाउनलोड कर लिया आपने? चलें ठीक है, अभी 10:35 हो रहे हैं। आपके पास 18 मिनट्स हैं टोटल, ठीक है। टोटल आपके पास 18 मिनट्स हैं, तो कितने आपके पास, कब टाइम खत्म होगा? 53 पे, 10:53 पे आपका टाइम अप हो जाएगा, सही है।
जितना भी हुआ होगा आपने फिर ऑब्वियसली आप कंप्लीट उसको कर लेना, इतना ज्यादा शुरू से ही अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस मत रखो क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अभी 18 मिनट के बजाय अगर 30 मिनट्स ले रहे हो एक सवाल को अटेम्प्ट करने में, तो उसका मतलब है यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, प्रैक्टिस कर करके और अपने आप को जरा स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे देके, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करो। प्रॉब्लम होता है उस्मान आपने अभी ज्वाइन किया? चले इसको करें अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं फिर इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट कर दूंगी उसमें, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।